फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंजीनियरिंग हब के हमारे इस चैनल में मैं प्रीति चक्रवर्ती आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया था जिसका नाम ही था चाणक्य बैच। इसमें हम ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2024 की एकदम डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करा रहे थे, जिसमें हमने कंसोलिडेटेड सारे नोट्स PDF आपको अवेलेबल कराए हैं। सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट 42 टॉपिक्स लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट हमारे 30+ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी के जो टॉपिक्स रह गए हैं वो भी आने वाले 8 या 9 वीडियोस में आपको कवर करा दिए जाएंगे और आपको अंडर 50 लेक्चर्स के अंदर आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एक बार आपकी थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 22 से 22 से हम जो हैं वो एकदम जो ऑब्जेक्टिव्स की जो है वो एकदम तैयारी करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव्स लगाना इसलिए क्योंकि आपकी थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है, तो मैं सबसे पहले आपका थ्योरी पार्ट करा रही हूँ और जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो हम 22 से लगातार कराएंगे और आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी उतना ही अच्छा करा देंगे जैसे हमने आपका थ्योरी पार्ट करा दिया है। सो अगर आपने अभी भी इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाइए हमारे इंजीनियरिंग हब के ऐप में और जाकर अपने कोर्स को एनरोल कीजिए। जिन विद्यार्थियों ने एनरोल नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब पर कुछ क्लासेस डली हुई हैं, उन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार का कंटेंट हम दे रहे हैं शायद ही कहीं पे इतना डेडिकेटेडली, इतना कंसोलिडेटेड कंटेंट आपको कहीं पे मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है आज, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और आप जानते हैं कि व्यापम का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, और फ्रेंड्स मैं अब आपको बता दूं कि अब जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो व्यापम जो है वो पूछता है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती ही होती है। सो हम आज मेजरिंग जितने भी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम एक ITI ट्रेनिंग ऑफिसर बन रहे हैं या हम एक ITI के बच्चों को अगर हम तैयार कराएंगे तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। सो आज हम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, देखिए। एन इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डिवाइस। एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं द मैग्नीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जो हमें मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी मेजर करनी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर मेजर करनी है तो ये उसकी मैग्नीट्यूड निकल रही है, ठीक है, वैल्यू निकल रही है। द मेजरिंग वैल्यू जो मेजरिंग क्वांटिटी होगी वो वोल्टेज हो सकती है, करंट की हो सकती है, पावर की हो सकती है, एनर्जी की हो सकती है। इसी बेसिस में इंस्ट्रूमेंट को फ्रेंड्स 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है, एक है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं मैम, थोड़ा सा इसमें अंतर बता दीजिए। सो सबसे पहले अगर कोई मैग्नीट्यूड है जो डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के पैरामीटर्स में, यानी कि जैसे कि हमारा जो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो अगर वो किसी टर्म्स इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर के हिसाब से अगर वो बता रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है और इन्हीं की जो एरर्स आती हैं वो एब्सोल्यूट एरर्स भी कहलाती हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर सूटेबल फॉर लेबोरेटरी यूज। एग्जाम्पल है हमारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब अगर हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपने एमीटर देखा है, वोल्ट मीटर देखा है, वॉट मीटर देखा है, पावर फैक्टर मीटर देखा है, फ्रीक्वेंसी मीटर देखा है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन तो करते हैं द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, बट ये डायरेक्टली मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? डायरेक्टली। सो अगर वह डायरेक्टली आ रहा है तो ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में आ रहे हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे एब्सोल्यूट में जा रहे हैं। आई होप अब आप लोगों को आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन आता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? आंसर आएगा हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। जबकि हमारा एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, हर्ट्ज मीटर जो है वो हमारा एग्जाम्पल जो है वो आएगा किसका? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स का। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे इंडिकेटिंग टाइम, जो हमारी गाड़ी में मीटर वगैरह लगा होता है या आपने एमीटर वगैरह देखा है, ये सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी डायरेक्ट इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की, हम जैसे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, इस तरीके से वेव्स बताते हैं, सो इसके अकॉर्डिंग उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी चल रही है तो वो रिकॉर्डिंग। फिर इंटीग्रेट मतलब जो किलोवाट आवर्स में, और कुछ जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकली इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम का फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, रिकॉर्डिंग है, इंटीग्रेटिंग है, तो यही उसके फंक्शंस भी होंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम क्या करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे कि हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें एक डायल यूज़ किया जाता है, इस तरीके से डायल होता है, और पॉइंटर होता है जो कि वैल्यू ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी को बताता है। ये एमीटर हो सकता है, वोल्टमीटर हो सकता है, वॉट मीटर होता है, ये मैग्नीट्यूड देता है फ्रेंड। एक डायल होता है और एक पॉइंटर होता है। जबकि जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी बताते हैं, लेकिन वो एक कंटिन्यूसली ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो हमारा ग्राफ बनता है वो इस तरीके से जो ग्राफ बनता है वो टाइम और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बनेगा। सो इसमें एक्स वाई प्लॉटर हो गया, हमारा पोटेंशियोमेट्रिक टाइप ऑफ रिकॉर्डर हो गया जो कि टेम्परेचर रिकॉर्ड्स को, सो स्ट्रिप चार्ट्स रिकॉर्डर्स हो गए, इस तरीके से। अब इंडिकेटिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ आर में, जैसे कि हमारा एम्पेयर आर मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, किलोवाट एम्पेयर आर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमें इनका प्रॉपर ऑपरेशन कराना है फ्रेंड्स इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, तो इसमें क्या क्या, डिफ्लेक्शन फोर्स ऑन टॉर्क होना चाहिए, कंट्रोलिंग फोर्स ऑन टॉर्क होना चाहिए, डैम्पलिंग फोर्स और टॉर्क होना चाहिए। सो ये तीन चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स में आते हैं, व्हेन देयर इज नो इनपुट सिग्नल टू द इंस्ट्रूमेंट द पॉइंटर विल बी एट इट्स जीरो पोजीशन। जब यहाँ पे जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट में सिग्नल नहीं होगा तो वो क्या होगा, जीरो पोजीशन में होगा। और जैसे ही कोई एक फोर्स लगता है तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और इसे हम कहते हैं इस फोर्स के कारण ये यहाँ डिफ्लेक्ट किया, और जब इसने उसको डिफ्लेक्ट किया तो इसे हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग फोर्स यानी कि टीडी। आई होप समझ में आ गया होगा। डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो इस जीरो से कहाँ पे पहुँचाएगा, उसको कुछ वैल्यूज़ पे पहुँचाएगा, और इसी जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स के कारण जो सिस्टम प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम कहते हैं। और डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, जो डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल फोर्स में, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फोर्स के कारण हम चेंज कर रहे हैं। और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो एनालॉग डिवाइस के प्रोपोर्शनल होता है, किसमें, जितना भी करंट, अब अगर फोर्स है तो करंट तो आएगा ही, तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है फ्रेंड्स वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना करंट उसमें बहेगा, जितना फोर्स उसमें आएगा। सो जो टीडी है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। चलिए उसमें अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि कैसे डेटा इकट्ठा किया है, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम कंसोलिडेटेड, और आपके पेपर में आने की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि इतना अच्छा डेटा आपको कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं हुआ होगा। अब अगर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट पे आ जाइएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि इंडक्शन टाइप में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है टीडी है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे टीडी जो है वो आई स्क्वायर आरएमएस जो है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे भी टीडी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई आरएमएस स्क्वायर के।
और यहाँ पे जो TD है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था डिफ्लेक्टिंग फोर्स, आपको समझ में आ गया डिफ्लेक्टिंग फोर्स या टॉर्क क्या होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। अब कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है, देखिए कंट्रोलिंग फोर्स ये भी इट इज़ टू द कंट्रोल द पॉइंटर of to a definite value which is proportional to the quantity being measured। अब अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ 0 पे वैल्यू है और मुझे कंट्रोल कराना है कि यहाँ तक वैल्यू, तो कोई एक फोर्स लगेगा ना जो इस वैल्यू को कंट्रोल, यानी इस पॉइंटर को यहाँ तक ना जाने दे, वो यहाँ जिस वैल्यू पे हमें चाहिए वहीं तक रखे। सो वो फोर्स जो होता है वो क्या कहता है, जो कंट्रोल करता है पॉइंटर को, वो कहलाता है हमारा कंट्रोलिंग फोर्स। अब यहाँ पे भी जो है वो 3 होते हैं, एक ये शायद रिपीट हो गया, सॉरी, कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, टू मेक द मेजरमेंट इंडिकेटेड बाय द पॉइंटर, ये वही है कि अगर हमें किसी भी पॉइंटर को एक डेफिनेट कांस्टेंट रखना है तो एक फोर्स नेसेसरी होगा, और वो जो फोर्स है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स यानी फोर्स के अगेंस्ट में काम करेगा, तब तो वो कंट्रोल कर पाएगा। तो वही फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है किसके, हमारे डिफ्लेक्टिंग फोर्स के, उसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। अगर स्प्रिंग कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोलिंग फोर्स होता है जहाँ जो अपोज करता है किसको, तो कौन सा कंट्रोल होता है, स्प्रिंग कंट्रोल एक कंट्रोलिंग फोर्स होता है जो कि अपोज करता है एक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग फोर्स को, और द पॉइंटर विल रिटर्न बैक टू द जीरो, और फिर पॉइंटर जो रहता है वो जीरो पोजीशन पे वापस आ जाता है, और बाकी दोनों फोर्स को, कंट्रोलिंग फोर्स को और जो हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स है उसे क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। अब जो कंट्रोलिंग टॉर्क है फ्रेंड्स, उसे जो है 2 मेथड से क्या किया जाता है, इंडिकेट कराया जाता है। एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड। सो हम पहले एयर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में देखेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। 2 स्प्रिंग्स जो होती है इस तरीके से, अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी, 2 स्प्रिंग्स को क्या किया जाता है, जो स्पिंडल होता है उसके उसमें क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, और स्पिंडल को ज्वेल बियरिंग्स के साथ क्या किया जाता है, ज्वेल बियरिंग के साथ जो है उसमें प्लेस किया जाता है। अब जो डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर है, यानी जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, ये देखिए स्प्रिंग कंट्रोल करवा रहा है, तो जो स्प्रिंग होती है वो ट्विस्टेड की जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। सो जो कंट्रोलिंग टॉर्क रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, हमारे पॉइंटर के, दैट इज TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, थीटा के। द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इन एनी पोजीशन, और इंस्ट्रूमेंट को किसी भी पोजीशन पे हम यूज़ कर सकते हैं। द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूजिंग स्प्रिंग कंट्रोल इज यूनिफॉर्म, और जो स्प्रिंग कंट्रोल का होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अब इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्प्रिंग कंट्रोल करें, द स्प्रिंग शुड बी मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होनी चाहिए, यानी फॉस्फर ब्रॉन्ज की होनी चाहिए। स्प्रिंग शुड बी फ्री फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस से फ्री होनी चाहिए। द स्प्रिंग शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस एंड सफिशिएंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, और हेयर स्प्रिंग जो होती है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में हम 2 स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं जो कि पॉइंटर को कंट्रोल कराती हैं। यहाँ पे जो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर का, स्प्रिंग को हम ट्विस्टेड कराते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कंट्रोलिंग टॉर्क में भी ट्विस्ट हो जाए। अब जो कंट्रोलिंग टॉर्क होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर से। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसी भी पोजीशन में यूज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेस से फ्री होना चाहिए, स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए, सफिशिएंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एयर डैम्पिंग फ्रिक्शन। अब ये एयर डैम्पिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, इस तरीके की एयर डैम्पिंग लगाई जाती है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं एयर डैम्पिंग फ्रिक्शन में।
इसमें क्या किया जाता है, द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज क्रिएटेड बाय इन एंड एयर चैम्बर बाय मूविंग द पिस्टन इन एंड आउट। पिस्टन को क्या करते हैं, इन और आउट करते हैं। एज द पिस्टन एंटर द चैम्बर, अगर जो पिस्टन है वो चैम्बर में एंटर करते हैं, कंप्रेशन जो है इसमें कंप्रेशन होता है इनसाइड द चैम्बर और वो पिस्टन को मूव कराती है आउट ऑफ द चैम्बर में। जैसे ही पिस्टन जो है वो चैम्बर में एंटर होती है वो कंप्रेशन कॉज कराती है इनसाइड द चैम्बर, और इस चैम्बर के कारण जो हमारे जो पॉइंटर है वो मूव करता है आउट ऑफ द चैम्बर। अब एक फोर्स लगेगा, अगर पिस्टन घूम रही है तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स रहेगा यही जो है वो हमारा टॉर्क को प्रोड्यूस कराएगा। सो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज बेस्ट सूटेबल मेथड फॉर डंपिंग टॉर्क वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटिवली वीक। दिस मेथड इज यूज्ड इन मूविंग आयरन मीटर एंड इट इज सिंपल एंड चीप। चलिए अब एक और है एडी करंट डैम्पिंग, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं।